हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। चलो सो गाइस, हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आज अपन करने जा रहे हैं पेपर रिव्यू। दिसंबर 23 का पेपर कैसा रहा। तो गाइस, फर्स्ट थिंग, पेपर काफी अच्छा था। एमसीक्यू भी काफी आसान थे एंड आई होप आपको पेपर अच्छा लगा रहेगा। हाँ, जीएसटी का कवरेज थोड़ा छोटा था, मतलब कंपेयर टू डीटी का पेपर ज्यादा था, जीएसटी का कवरेज कम था। तो जिन लोगों का जीएसटी का प्रिपरेशन कम था वो लोग बच गए। तो आप बताइए आपको पेपर कैसा गया, मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूँ। चलिए, तो फटाफट एक आपको, अच्छा इसमें मैं आंसर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं जस्ट पेपर के कैसा था पैटर्न, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थे, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एमसीक्यू काफी सब आसान लगे, काफी सारे एमसीक्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। बस एक दो एमसीक्यूज जो थे, ये जैसे ये एमसीक्यू मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, मतलब सभी इजी थे, इसमें से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम। तो इसमें से एक ही एग्रीकल्चर इनकम था, ये वाला है ना। इसमें डी आंसर था, तो आप चेक करना आपने क्या मार्क किया है। अपन ने क्लास में कवर भी किया था कि आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो एंड वो फर्म एग्री एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, आपको जो रेम्यूनरेशन मिलेगा, वो एग्री इनकम माना जाएगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। उसके बाद ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लगा मेरे को। आप देखिए आपका ओपिनियन क्या है कि पार्टनर्स को जो अपन इंटरेस्ट देते हैं वो मैक्सिमम कितना अलाउड है, 12%। और रेट जो डीड में लिखा है विच एवर इज लेस, वहां पे मैक्स 12 है, डायरेक्टली 12 नहीं है। बाकी एमसीक्यू काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ये एक थोड़ा अच्छा एमसीक्यू था कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, तो फाइनल रिटर्न भरने के लिए 3 मंथ्स का समय होता है, करेक्ट ना। सो आपका आंसर 30 नवंबर 2022 होना चाहिए। आप चेक करना आपके आंसर क्या टिक किया है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग गाइस एमसीक्यू। एंड क्यू आईआरएमपी स्कीम में जो टर्नओवर लिमिट है वो कितना है, 5 करोड़ है। कितना है, 5 करोड़ है। तो बाकी एमसीक्यू काफी आसान थे, आई डोंट फाइंड एनी चैलेंजिंग एमसीक्यू। तो ये जो चार थोड़े बहुत मेरे को ट्रिकी लगे, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए है। बट ओवरऑल पेपर वाज वेरी गुड। आपका ओपिनियन क्या बताइए। ठीक है, चलो। नाउ नाउ लेट्स कम टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में डीटी के जो क्वेश्चंस थे, उसमें साथ साथ टोटल हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स को था, एवरेज 7 मार्क्स थे। पेपर काफी अच्छा और इजी सेट हुआ था। तो ये रेसिडेंट स्टेटस के ऊपर उसका क्वेश्चन था एंड आपको उसका इनकम निकालना है, एज्यूमिंग आरओआर, आरएनओआर एंड एनआर। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। बस ये जो इनकम था, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम यूनाइटेड आईएनसी यूएसए क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट सिंगापुर, ये फॉरेन इनकम है। कौन सा इनकम है,
फॉरेन इनकम है एंड अकॉर्डिंगली खाली आर को टैक्स देना है। बाकी तो बहुत सिंपल था, बाकी एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कोई मेरे को डाउट नहीं लग रहा है, ठीक है। और ये एक अच्छा था कि आप जॉब सिंगापुर में कर रहे हैं बट आपका पैसा रिसीव्ड चेन्नई में हो रहा है, तो ये इंडियन इनकम होगा। तो बस आपको एग्जाम में चेक करना है कि आपने इन दोनों का आंसर क्या लिखा है। बाकी क्वेश्चन क्वाइट इजी था एंड आपको कैसे लगा आप जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो सैलरी के ऊपर था, ये तो मक्खन था, ये तो बोनस था, इसमें आई डोंट थिंक कुछ भी डिफिकल्ट था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस दिए थे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। मील का 80 रुपीज में से 50 एग्जाम्प्ट होगा, 30 रुपीज टैक्सेबल था, गिफ्ट 5000 के ऊपर था, पूरा टैक्सेबल होगा, करेक्ट। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो था ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसका बेनिफिट जो मिलता है ये खाली हैंडीकैप को मिलता है, यहाँ पे बंदा हैंडीकैप नहीं है तो ये 12,000 फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो ये 3 एडजस्टमेंट समहाउ अलग थे, बाकी ये तो ठीक था। एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ एग्जाम्पशन मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले इनकम में ऐड होगा, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन आई होप अपने एग्जाम में क्लेम नहीं किया है क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो 6000 इनकम में ऐड होगा, डिडक्शन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया था कि 115 बीएससी में वो नहीं है, ठीक है। तो अगेन एकदम काम अपना और आसान हो गया। उसके बाद ये हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा, आई विल से दिस इज लिटिल डिफिकल्ट, स्पेशली दिस एडजस्टमेंट। मैंने पेपर जो पढ़ा इसमें ऐसा लिखा है कि जो पहले 6 मंथ था वो लेट आउट था एंड बाद में वो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो ये टाइम वाइज क्लासिफिकेशन था। इसमें नील जीवी का बेनिफिट आपने एग्जाम में क्लेम नहीं करना था क्योंकि नील जीवी क्लेम करने के लिए थ्रू आउट ईयर ऐसा होना जरूरी है, ये थ्रू आउट ईयर नहीं है, तो ये टाइम वाइज माना जाएगा। और उसका मंथली रेंट 5,000 है, तो 6 मंथ का रेंट 30,000 लिया जाएगा एंड ये पूरा लेट आउट माना जाएगा। तो आरईआर निकालने के लिए फेयर रेंट एंड म्यूनसिपल वैल्यू पूरा लेना है, इसको स्प्लिट नहीं करना है, अपन एरिया वाइज में स्प्लिट कर दे, यहाँ पे स्प्लिट नहीं होगा, एज गुड एज लेट आउट प्रॉपर्टी आपको वर्किंग करना है, ठीक है। चलो उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, लैंड रेवेन्यू फायर इंश्योरेंस का डिडक्शन नहीं मिलता है। लोन का बता देता हूं, टोटल 12,500 का इंटरेस्ट है ना, उसका तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपने और एक लोन लिया है टू रीपे द ओरिजिनल लोन, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये 6.5 का आपने डिडक्शन एग्जाम में क्लेम नहीं किया है, ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूं, करेक्ट ना, क्योंकि उसने लोन रिपे करने के लिए लोन लिया है, लोन को शिफ्ट नहीं करवाया है। अगर अपन बैंक चेंज करते तो मिलेगा, बट यहाँ पे लोन शिफ्ट नहीं किया है, ईएमआई भरने के लिए और एक लोन लिया है, तो उसका डिडक्शन आपको क्लेम नहीं करना है। बाकी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये टाइम वाइज था, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना था। आप बताइए आपने कैसे किया, टाइम वाइज किया है तो बराबर है, अगर एरिया वाइज स्प्लिट किया है तो फिर गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट ये था पीजीपीपी का, बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इसमें से ये जो 2 इनकम है ये अदर सोर्स में जाएगा और ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउड नहीं है। ये जो 1800 रुपए का लॉस है, करेक्ट ना, ये एडबैक होगा क्योंकि लॉस जो है वो कैपिटल गेन में जाता है, बट ये कैपिटल गेन में भी नहीं जाएगा क्योंकि ये प्राइवेट पर्पस बोला है। तो गाइस इस लॉस को डिसअलाउ करना है। आई होप आपने कैपिटल गेन में 1800 रुपए क्लेम नहीं किया है, बिकॉज कार इज यूज फॉर प्राइवेट पर्पस बोला है, मतलब ये कार पर्सनल एसेट है, तो इस 1800 का कैपिटल गेन में भी आपने बेनिफिट क्लेम नहीं करना था। आई होप आपने वैसे ही किया है। बाकी इंश्योरेंस प्रीमियम जो था उसमें जो लाइफ इंश्योरेंस है वो डिसअलाउड है, बिकॉज LIC इज डिसअलाउड, तो 1790 आपने एड ब्लैक किया है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जो इंश्योरेंस प्रीमियम है टोटल, अभी ये भी एड बैक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसका बेनिफिट 80D में क्लेम करने वाले हो, तो ये टोटल एड बैक करना पड़ेगा 2880। उसमें से जो लाइफ इंश्योरेंस है वो 80C में मिलेगा, एंड दूसरा जो है मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो हेल्थ है ना, 2 ही होते हैं, एक लाइफ एंड हेल्थ, तो बाकी का मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हेल्थ है एंड आपको 80D में उसका बेनिफिट मिलेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एड बैक होगा, बाकी बैड डेट्स माइनस होगा, बाकी जो डेप्रिसिएशन अलाउड है वो माइनस करो, तो इसको पहले प्रोविजन को ऐड करो और इस 1600 का आपको माइनस करना है क्योंकि वो इनकम टैक्स में अलाउड है, दैट्स इट।
सो गाइस दीज आर द फ्यू एडजस्टमेंट्स। उसके जो प्रॉपर्टी था, आधा घर उसके खुद के रेसिडेंस के लिए यूज हुआ है, एंड द बैलेंस 500 अकाउंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स पेड फॉर द दिस थिंग, करेक्ट ना। सो टोटल जो रेंट दिया, देखो यहाँ पे ये रेंट दिया 2900 रुपया, उसमें 500 रुपया कौन सा है, म्यूनिसिपल टैक्स है। हाँ अभी देखो ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। टोटल 2900 में आपको क्या करना था, 500 रुपया पहले एडबैक होगा, क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, तो ये एचपी में आएगा, इसलिए 500 रुपया ऐड होगा। बचा 2400, उसमें से भी 1200 ऐड होगा, क्योंकि वो आधा पर्सनल घर का था। तो 2900 में 1200 भी ऐड होगा, वो बाद में किधर अलाउ नहीं होगा क्योंकि वो पर्सनल पर्पस था। 500 भी ऐड होगा म्यूनिसिपल टैक्स, क्योंकि वो हम एचपी में क्लेम करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट आपने कैसे किया, आप चेक करके मेरे को बताना। तो 1200 भी ऐड होगा, 500 भी ऐड होगा, 1700 इसमें से ऐड होगा, और म्यूनिसिपल टैक्स इसमें से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 5400 में से 500 आपको माइनस करना है। सो ये इसमें से ट्रिकी एडजस्टमेंट थे, आई होप आपने सही किए हैं। देन ये था जो क्वेश्चन था, ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सेक्शन 49 था, सेक्शन 49(1). क्या है सेक्शन 49(1)? क्योंकि उसको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिला था, तो अपन कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर लेते हैं, एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग भी अपन प्रीवियस ओनर से करते हैं। तो ये आपको दोनों को करना है, ठीक है। उसके बाद ये था सेक्शन 51। क्या था सेक्शन 51? ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड। तो ये फॉरफीचर आप देखेंगे तो 1/4/2014 के बाद हुआ है, तो इस 2 लाख को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा, एंड इस 2 लाख को आई होप अपने कॉस्ट में से माइनस नहीं किया है, सो दिस विल कम एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। एंड उसने जो बॉन्ड्स लिए हैं, तो बिल्डिंग के अगेंस्ट वो बॉन्ड खरीद सकता है, बस एक ही कंडीशन है कि उसने ट्रांसफर कब किया है प्रॉपर्टी, 3 फरवरी 23, उसके 6 मंथ्स में होना चाहिए, है ना। तो ये 6 मंथ में हो रहा है कि नहीं, आप चेक करना। उसने प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर किया है, फरवरी में, तो फरवरी के बाद 3 फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये 6 मंथ ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो ये बॉन्ड जो परचेज किए नवंबर 23 में परचेज किया है, 6 मंथ के बाद परचेज किया है, तो आई होप आपने इसका बेनिफिट क्लेम नहीं किया होगा। बाकी इंडेक्स वगैरह दिया था, बाकी सब क्वेश्चन आसान था। तो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, एक 49(1) का था, 51 का था, एंड बॉन्ड्स का 6 मंथ के बाद इन्वेस्ट किया है। तो ये 3 चीजें आपने अगर ध्यान में रखी तो क्वेश्चन पूरा सही आने वाला है। आगे ना, काफी आसान क्वेश्चन था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें सेविंग बैंक अकाउंट का जो है आपको पूरा डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि कंप्यूट द इनकम बोला है ना। तो इसका डिडक्शन 2 सेक्शन में मिलेगा, सेक्शन 10, 15 में भी मिल सकता है, या 80 टीटीए में मिल सकता है। तो ये 2500 आपका माफ हो जाएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट दिया था, तो आपको उसको ग्रॉस अप करके लेना है। तो दिस अमाउंट इज इक्वल टू 70%। तो इस अमाउंट को आपको क्या करना है, 70% से डिवाइड करना है। क्या करना है आपको, इस अमाउंट को 70% से डिवाइड करके अमाउंट निकालना है। देन कार का गिफ्ट मिला है गाइस, ये ट्रिक एडजस्टमेंट था। बताओ, अभी आप बोलेंगे से 50 के ऊपर हमने ऐड किया, नहीं दोस्तों, कार गिफ्ट के कैटेगरी में आता ही नहीं। अपन ने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, तो ये ऐड नहीं होगा, बिकॉज गिफ्ट में जो प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है उसमें कार नहीं आता है, तो ये चेक करना है। बाकी ये ऐड होगा, ये होगा। अच्छा ये बताता हूँ, सबलेटिंग का इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, बट 30,000 में से आपको 22,000 माइनस करना है, क्योंकि 30 अर्न करने के लिए मैंने 22 पे किया, तो 8,000 रुपए जो होगा वो आपका इनकम होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मिस्टर दीपक हैज डिराइव्ड फॉलोइंग इनकम लॉस एज, ठीक है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी एमसीक्यू के बाद में आंसर भी शेयर कर देता हूँ। अभी अपन इसको कंप्लीट करते हैं, आफ्टर सम टाइम आई विल शेयर ऑल द आंसर इन डिस्क्रिप्शन, डोंट वरी। चलो, दीपक को इनकम मिला है, लॉस फ्रॉम एग्री इनकम, ये कहीं पे भी सेटअप नहीं होगा क्योंकि इनकम एग्जेम्प्ट है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था। ये भी एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था। हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम लॉस 2 लाख की सेट ऑफ करना है, 2 लाख से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। देन अच्छा, ये इनकम के अगेंस्ट, ये कैजुअल इनकम है, उसके अगेंस्ट कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा,
एंड बस। तो ये 3 एडजस्टमेंट्स मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट थे। बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ये लॉस यहाँ पे आराम से हो जाएगा, बस बाकी तो सिंपल था। और ये लॉस उसी इनकम के अगेंस्ट होता है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ इनकम दिया नहीं है, तो इसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो पहले 2-3 एडजस्टमेंट्स ही आपको ध्यान में रखना है, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल था। तो आपने अगर कुछ मिस्टेक किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या इफ यू वांट एनी क्लेरिफिकेशन ऑन एनी एडजस्टमेंट कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। देन ज्योति का एज 46 है, उसका इनकम दिया, अगेन सिंपल सैलरी इनकम दिया है। एसओ प्रॉपर्टी का लॉस है, मैक्सिमम 2 लाख क्लेम करना है, आपने कितना क्या बताओ। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इसमें से 10,000 माफ होगा अंडर सेक्शन 80 TTA। ये पीपीएफ 80C में आएगा, डिविडेंड अदर सोर्स में आएगा। LIC प्रीमियम पेड फॉर डिपेंडेंट फादर, ये नहीं आएगा, क्योंकि LIC में खाली कौन कवर्ड है, आप हस्बैंड वाइफ, तो मिसेज ज्योति, ज्योति के हस्बैंड एंड चाइल्ड, तो ये नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था, बिकॉज LIC प्रीमियम में खाली आपका फैमिली कवर्ड है, उसमें माँ बाप कवर्ड नहीं है, चेक करना, पेरेंट्स आर नॉट कवर्ड इन LIC। मेडिक्लेम में पेरेंट्स कवर्ड है, तो ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था। आई होप आपने इसको सही तरह से सॉल्व किया है, ठीक है ना। अभी ये तो थ्योरी क्वेश्चंस थे। बेनिफिट्स ऑफ जीएस ये अपन ने मेरे चैप्टर 1 में आपको दिया है। एंड गाइस जेन्युइनली बताना, ये सभी क्वेश्चन मैंने क्लास में किए थे कि नहीं, इससे अच्छे क्वेश्चन अपन ने क्लास में किए हैं। मतलब इसमें ऐसा एक भी एडजस्टमेंट नहीं जो मैंने क्लास में सॉल्व नहीं किया। एंड ईमानदारी से आपको आंसर देना है कि मतलब एक एक एडजस्टमेंट आपको मेरे नोट्स में मिलेगा, तो एक भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं जो अपन ने क्लास में कवर नहीं किया है, उससे उसका इजी आंसर आया है, इजी क्वेश्चन आए। तो जेन्युइनली आई वांट योर फीडबैक, बिकॉज दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट एज अ फैकल्टी। इट्स सेटिस्फैक्शन इज बियॉन्ड मनी। सो जेन्युइनली आपको बताना है कि यस सर, कमेंट में आपको बताना है कि ये सभी एडजस्टमेंट अपन ने क्लास में कवर किए थे या नहीं किए थे। आई वांट योर जेन्युइन फीडबैक। चलो अभी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था 7 है, ये पूरे RCM का था, इंश्योरेंस, बिजनेस फैसिलिटेटर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी देगा, बिजनेस फैसिलिटेटर में जो बैंकिंग कंपनी वो जीएसटी देगा, एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर केस में कंपनी जीएसटी देगा। तो ये तीनों क्वेश्चंस कहाँ पे थे, RCM में थे, है ना। तो क्वेश्चन पूछा था सिंपल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था, आई से दिस वाज अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन, ओके। यस यस, मैं नीचे कमेंट में आपको आंसर बता देता हूं, डोंट वरी। नाउ हैप्पी एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड डीलर फर्निशेस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो, लिस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी, एक्सटर्नल डिस्काउंट 12 लाख रुपए को, म्यूनिसिपल टैक्सेस ऐड होगा, अदर देन जीएसटी सब कुछ ऐड करना है, इंस्टॉलेशन ऐड होगा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस सप्लायर का ऑब्लिगेशन था जो रिसिपेंट ने पे किया है ना। तो रिसिपेंट ने पे नहीं किया बट ऑब्लिगेशन किसका है, सप्लायर का, ये भी ऐड होगा। सब्सिडी एनजीओ से मिला है, ये भी क्या होगा, ऐड होगा। तो ये सभी चीजें आपको क्या करना है, ऐड करना है। डिस्काउंट, खुशी ट्रेडर डिडक्ट डिस्काउंट ऑफ 3000 एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट। मतलब डिस्काउंट तभी माइनस होता है जब वो इनवॉइस में मेंशन होता है या फिर एग्रीमेंट पहले होना चाहिए। डिस्काउंट के 2 केसेस है 15(3) में, एक तो वो इनवॉइस में मेंशन होना चाहिए या तो एग्रीमेंट होना चाहिए, ये दोनों नहीं है, तो ये माइनस नहीं करना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट है वो, बिलिंग के समय नहीं है। मैं अब ये मेरा एजम्पशन है, मतलब क्योंकि नॉर्मल बिल पैसे बनता है, पेमेंट बाद में आता है, तो पेमेंट के समय माइनस हुआ है, तो बिल में नहीं था और एग्रीमेंट में नहीं था, तो इसको माइनस नहीं करना है, करेक्ट है। तो नहीं, अपना ओनली CMA का रहता है, मेरे जो लेक्चर्स है वो ओनली CMA के हैं, एंड आई टीच ओनली CMA स्टूडेंट, अपना उसका अलग से बैच चलता है, वी डोंट हैव कंबाइंड क्लासेस, एंड यू कैन आस्क माय स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ रहे हैं। देन अभी इसमें भी थोड़ा आपको एजम्पशन लगाना पड़ेगा। इसमें 45 डेज का क्रेडिट दिया है नॉर्मली, और आपने पेमेंट 60 डेज में दिया है ना। तो 1% इंटरेस्ट ऐड होगा, 12 लाख रुपए का 12,000, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, पर नीचे लिखा है कि उन्होंने इंटरेस्ट वे ऑफ कर दिया है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट बिल में लगा ही नहीं, एंड अगर इंटरेस्ट बिल में लगा नहीं है तो फिर उस पर GST भी नहीं आएगा, तो इस 12,000 को ऐड नहीं करना है क्योंकि वो मेंशन नहीं हुआ है, मतलब उसका पेमेंट भी नहीं आया। अगर मेरे को इंटरेस्ट का पैसा नहीं आएगा तो मैं कहाँ से GST भरूंगा। तो ये 2 चीजें
ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थे। तो डिस्काउंट भी कंसिडर मत करो और इंटरेस्ट लगाए नहीं इसलिए अपन उसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जो था गाइस वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का था। काफी आसान क्वेश्चन था। तो इनका स्पाइसेस का बिजनेस था बोला है, तो जो जो उनके लिए फर्दर उसका क्रेडिट मिलेगा। तो रॉ स्पाइसेस परचेज जो है इसका क्रेडिट मिलेगा। पर्सनल पर्पस है तो नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मिलेगा, मोटर कार का नहीं मिलता है, इवन इफ इट इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन मोटर कार इज नॉट एलिजिबल। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर का भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें 4,50,000 और 1,23,000 ये दोनों आपने शायद सही लिखा रहेगा। बाकी का मोटर कार का मिलता नहीं है। स्टाफ क्वार्टर इज इमोल प्रॉपर्टी एंड पर्सनल पर्पस का क्रेडिट नहीं मिलता है। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ सब्सिडाइज सीवीडी का कंडीशन पूछा था। जब भी प्रोडक्ट सस्ते दाम में इंडिया में आ रहा है एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री गिविंग यू सब्सिडी, तो उस केस में लगेगा। इसका ड्यूरेशन 5 साल होता है और ये हर 5 साल के बाद रिव्यू हो जाता है। अपन ने क्लास में थ्योरी कवर किया था, बट मैं सरप्राइज हूँ कि कस्टम ड्यूटी के अपन ने इतने क्वेश्चंस किए थे वैल्यूएशन पे, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। एंड दैट्स इट गाइस, ये था पेपर का अपना पूरा रिव्यू। करेक्ट ना? सूर्यवंशी मैंने पूरे क्वेश्चंस जो मैंने किए हैं ये सभी एडजस्टमेंट मैंने क्लास में कवर किए हैं एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज कवर्ड। ठीक है, तो गाइस ये था एक पेपर का छोटा सा रिव्यू। आई होप आपको पेपर अच्छा गया रहेगा। तो पहले का आंसर आपको लिखना था 24,20,000 जो पहला था। ठीक है, देन क्योंकि प्रेजेंट बेसिस पे 50% इनकम आता है। संजय को कैश गिफ्ट मिला था 5,500 का फ्रॉम रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। करेक्ट ना? सो रिलेटिव से जो मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है, फ्रेंड से जो मिलेगा 1,10,000 वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि रिलेटिव से जो मिलता है एनी ओकेजन एग्जेम्प्ट है ना, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव एग्जेम्प्ट है। तो 1,10 आपका आंसर होना चाहिए था। देन यहां पे आंसर आपका 50,000 होना चाहिए था। 50 नहीं, कितना होना चाहिए? 2,40,000, क्योंकि 194 आई जो है वो कमर्शियल रेंट है एंड कमर्शियल रेंट में 240 का लिमिट है, तो आंसर आपका डी होना चाहिए था। 50,000 वो रेसिडेंशियल पे है। सेक्शन देखो 194 आई इज अ कमर्शियल रेंट। देन इसका आंसर आपका 1.5 लाख होना चाहिए था, बट यहां पे बोला इंक्लूडिंग एडिशनल डिडक्शन, तो एडिशनल मिला के 2 लाख होगा। नॉर्मल 1.5 लाख एंड एडिशनल मिला के कितना होगा? 2 लाख होगा। देन माधव रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इस फादर डिपेंडेंट ऑन हिम, 90% डिसेबिलिटी है, तो 90% में मतलब मोर देन 80 है, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1,25,000 मिलेगा, क्योंकि सीवियर है तो 125 मिलता है। ये मैंने बता दिया। इसके 2 आंसर मैंने आपको स्टार्ट में दे दिया है ना? 6 का आंसर डी है, 7 का आंसर सी है। चलो, जीएसटी लॉ में ओवर अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है 290 किलोमीटर है, तो पर डे 200 किलोमीटर है, तो आंसर कितना होगा? 2 डेज होगा, क्योंकि 1 डे इज इक्वल टू 200 किलोमीटर्स है ना। ये अदर देन ओवर डायमेंशनल है, मतलब ये नॉर्मल कार्गो है। तो नॉर्मल कार्गो के लिए एक दिन में 200 किलोमीटर कितना है? एक दिन में 200 या 100 बताओ कितना है? एक दिन में 200 किलोमीटर है ना? यस। कहां पे अदर देन लिखा है प्रिया? प्रिया बताओ कौन से एमसीक्यू में डाउट है? चलो आप बताओ। यस, तो ये अदर देन मतलब नॉर्मल कार्गो है। नॉर्मल कार्गो 1 किलोमीटर के लिए कितना है बोलो? 100 या 200 है? 200 है, तो आंसर क्या होगा? 2 डेज होगा। क्या होगा इसका आंसर? 2 डेज होगा। आपने क्या लिखा है बताओ? सी, ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो फिर पर डे 20 किलोमीटर है, बट अदर देन मतलब ये नॉर्मल कार्गो है, तो नॉर्मल कार्गो के लिए एक दिन में कितना है? 200 किलोमीटर है ना? तो 4 कैसे आएगा? 290 किलोमीटर मतलब कितना आएगा बताओ? हेमांगी 2 आएगा ना या 4 आएगा? मेरे को बताओ ना, एक दिन में कितना किलोमीटर है? पर डे बताओ कितना किलोमीटर है?
पर डे कितना है, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। गाइस आपका एग्जाम आज ही हुआ है, पर डे कितना है, 100 या 200 है? ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 4, अच्छा ये सेस, यहाँ पे आंसर 1.5 लाख होगा, तो यहाँ पे अदर देन लिखा है। अदर देन मतलब आपको 50,000 कंसिडर नहीं करना है ना, मैंने गलती से इंक्लूडिंग पढ़ा, अदर देन है तो इसका आंसर 1.5 लाख है, 2 लाख नहीं है, यानी अदर देन है ना। यस, नेक्स्ट बोलो, जीएसटी काउंसिल का नॉट लेस देन क्या है, 3/4 है ना, 3/4 वेट होना चाहिए। देन ये मैंने बता दिया, इसका आंसर सी होगा, ये भी बता दिया है। इसका आंसर मैंने बता दिया 5 करोड़ है। बोलो, बैंकिंग कंपनी अगर है, इनवॉइस कितने में देना है? बैंकिंग कंपनी के लिए 45 डेज है, बाकी सबके लिए 30 डेज है। इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर आईजीएसटी अवेलेबल, पहले आईजीएसटी बाद में सीजीएसटी और एचजीएसटी आपके हिसाब से। देन नेक्स्ट, तो ये बंदा हैदराबाद में है, हैदराबाद में गुड्स एंड सर्विस सप्लाई कर रहा है, जहां पे गुड्स एंड सर्विस दोनों आते हैं, मैक्सिमम 20 लाख का लिमिट है, तो इसका आंसर आपने 20 लाख टिक करना चाहिए था। अंडर कस्टम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज 200 नॉटिकल माइल, एकदम सिंपल है। सो दैट्स इट गाइस, मैंने सभी एमसीक्यू आपको सॉल्व करके दिए हैं। पेपर काफी आसान था एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने जितने क्लास में क्वेश्चंस कवर किए थे उसमें से सभी एडजस्टमेंट्स अपन ने पेपर में, हर एक एडजस्टमेंट का क्वेश्चन अपने नोट्स में कवर्ड है। तो गाइस थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू एंड बाय बाय।